बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर साहब। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में आपके साथ कुछ अहम बातें शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस सियासी मंजरनामे की जो गुज़िश्ता रोज़ एक फैसले के बाद यकसर तब्दील होता नजर आ रहा है। अडयाला जेल से वो फैसला हुआ जो इमरान खान साहब ने किया, और आज इमरान खान साहब की जानिब से ये बताया गया है कि वो अपने उस फैसले पर अटल है। वो फैसला तब्दील नहीं होगा, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर इमरान खान साहब ने आज पंजाब की जो सूबाई असम्बली है उससे भी मुतालिक एक बड़ा अहम फैसला दिया है, और बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म की डेवलपमेंट्स हमें देखने में आ रही हैं, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी हुई। और फिर हम देखेंगे आला अदलिया में क्या हो रहा है। आईनी बेंच जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में कायम हुआ, वो आजकल उसी 26वीं आईनी तरमीम की वैलिडिटी को देख रहा है। एक 8 रुकनी आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में समाअत कर रहा है। आज की समाअत बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। जो खबरें थी जो आज की समाअत के हवाले से, वो तो हम आप तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन आज की उस समाअत के अंदर कुछ मजीद इंकशाफात भी हुए हैं जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने दावे किए हैं। उस हवाले से बात करेंगे, उनके दावों में किस हद तक सच्चाई है, वो हक बजानब है वो कहने में। और फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आज कुछ ना कहकर भी क्या जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब पर तनकीद की है दौरान समाअत, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मतीउल्लाह जान साहब, जो इमरान खान साहब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक बयान सामने आया, उन्होंने वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर साहब को तब्दील करने का हुक्म दिया, और फिर साथ ही जो नया नाम है सोहेल आफरीदी, उनका नाम सामने आ गया। और अब हम देख रहे हैं कि तमाम जो इदारे हैं, हुकूमत है, दौड़ें लगी हुई हैं और उनके ऊपर अब तनकीद भी हो रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने बनाए जा रहे हैं। मुस्ताफ़ी जो हुए हैं अली अमीन गन्नापुर साहब, उनका इस्तीफ़ा पहुँचा है नहीं पहुँचा, अब एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया। आप इसको पोलिटिकली कैसे देखते हैं? एक जानिब हम देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो जिनके दरमियान आपसी एक नूरा कुश्ती कहें या एक लड़ाई है जो चल रही है। अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद में वो दोनों क़याम पजीर हैं, वहाँ पर ही जो करना है वो कर रहे हैं। बाकी मुल्क में जो कुछ हो रहा है, फौज कर रही है या पीटीआई कर रही है, उससे उनका कोई लेना देना नज़र नहीं आ रहा। तो आप कैसे देख रहे हैं पूरे पोलिटिकल सिनेरियो को, बिलखसूस इस जहरियाना पॉलिसी को जो इमरान खान साहब ने अपनाई है? देखें, इमरान खान जो हैं अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इस कशीदगी को लेकर, और मैं समझता हूँ ये एक सियासी हिकमत अमली है। और इस सियासी हिकमत अमली के अंदर अब गुंजाइश नहीं है कि इमरान खान पीछे हटें या अपना कोई फ़ैसला वापस लें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उससे उनके बयानियों के अलावा उनकी सियासत को और उनकी पार्टी को भी इंतहाई नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। और देखिए, ये जो कुछ भी खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आई है, ये तसलसल है उस जारयाना हिकमत अमली का कि जिसके तहत इमरान खान ने पहले अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़ा दिलवाया, और उसके बाद उनके जो तसलसल से बयानात आते रहे हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर भी, और ख़ास तौर पे फ़ौजी ऑपरेशन के हवाले से, तो अब जबकि सोहेल आफरीदी जो कि 36 साला एक नौजवान वज़ीर आला हैं, उनको इमरान खान ने नामज़द कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये फ़ैसला वापस हो सकता है। जो भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कर रहे हैं, ये वही मैं समझता हूँ एक कमज़ोर हिकमत अमली है जो कि पीडीएम ने भी अपनाई थी माजी में। जब पीटीआई ने इस्तीफ़े दिए थे तो इनके इस्तीफ़े मानने से वो इनकारी हो गए थे। अब उसमें तो ये मामला था ना कि इस्तीफ़ों से अगर इनकारी हो जाए ना हो जाए, पीटीआई वाले आए ना आए, पार्लियामेंट तो चलती रहती है, मगर ये नहीं हो सकता कि एक वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे और गवर्नर के सुट पंजा में तो घर ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है कि जनाब इस्तीफ़ा मेरे घर में आया है कि नहीं। अब रात को ही जो है शेख वक्कास जो तर्जुमान है पीटीआई के, उन्होंने शेयर कर दिया वो वसूली की जो रसीद है कि भाई गवर्नर हाउस में ये वसूल हो गया, और रात को 10 बजे वसूल हुआ, और अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले ट्वीट भी आ गई उनकी। तो मेरे ख्याल में अगर नया वज़ीर आला ओहदा नहीं संभालता तो गवर्नर जो है वो आइन शिकनी का मुर्तकब होगा अगर उसने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में अपना आइनी किरदार अदा न किया। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ अगर स्पीकर जो सूबाई असम्बली है, अगर उसने इस मामले को आगे लेके चल पड़े और उन्होंने नए वज़ीर आला का इंतखाब कर दिया, तो गवर्नर क्या बेचता है यहाँ पे? गवर्नर का क्या अख्तियार है कि वो किसी नए वज़ीर आला से वो हल्फ ना ले या वो किसी नए वज़ीर आला को तस्लीम करने से इनकार कर दे? तो ये ट्रेन बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इस ट्रेन को अब रोकने वाला कोई भी नहीं है।
और ये सिर्फ एक कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, और सुहेल आफरीदी के खिलाफ भी जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो उस कन्फ्यूजन में सिर्फ इजाफा करने के लिए है। और जिस किस्म के इल्ज़ामात, और ख़ास तौर पे बैरिस्टर अकील जैसे वकील जो हैं, उनका ये कहना कि उनको क्योंकि साइबर क्राइम FIA का एक नोटिस मिला हुआ है इसलिए वो वजारत आला के ओहदा नहीं संभाल सकते। मैं अगर पता नहीं उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से बैरिस्ट्री की है, अगर मैं उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता तो ना सिर्फ ये कि उनकी डिग्री मनसूख कर देता, बल्कि उनके जो है ना दोबारा कानून की डिग्री लेने पे भी पाबंदी लगा देता। मतलब इतनी बच्चेगाना और बच्चों वाली बात की है कि भाई नोटिस आ गया तो जनाब वो नाअहल हो गए। तो बैरिस्टर अकील साहब मेरे ख्याल में ये नून लीग को अगर नोटिस आ जाए तो वो तो अपने आप को नाअहल समझना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में अगर अदालतें हैं, पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, अगर ये 1 साल पुराना नोटिस, और वो नोटिस के अंदर भी आपको मज़े की बात बताऊं कि उस नोटिस के अंदर जो उन्हें तलब किया गया है, फरवरी 2025 में नोटिस जारी किया जा रहा है और तलब उन्हें 2024 में किया जा रहा है। ठीक है ये भी एक अजीब लतीफ़ा है जिसका बैरिस्टर अकील साहब कह रहे हैं वो नाअहल हो गए। दूसरी बात जो की जा रही है कि वो दहशत गर्दों के जो है वो सहूलतकार हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, और ये इंतहाई घिनौना और घटिया प्रोपेगेंडा है। कोई भी ये कहता है कि एक नामजद वजीर आला, इनको पता तब चला कि वो सहूलतकार हैं जब वो नामजद हो चुके वजीर आला। उससे पहले उनके ऊपर कोई दहशत गर्दी का मुकदमा, कोई दूसरा तीसरा मुकदमा, कोई सहूलतकारी का मुकदमा, कुछ भी नहीं था ऐसा। और फिर हमने देखा अगर उन्हें पता होता है इन्होंने नामजद होना। पहली बात तो ये है सियासतदान ही सियासत करते हैं, ठीक है, लेकिन सियासतदानों पे तो बड़ी आसानी से इल्ज़ाम लगा देते हैं। लेकिन हमें अपनी तारीख से सबक सीखना चाहिए कि तारीख में गुड तालिबान और बैड तालिबान का इल्ज़ाम जो है वो सियासतदानों पे नहीं लगा, ठीक है ना। तो इसलिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह के बयानात एक ऐसे मौके पे जब एक सूबे का नया वजीर आला आ रहा है, सूबे के अवाम, सूबे की असम्बली अवाम के 80-90% जो मैंडेट है उस PTI की पार्टी को मिला हुआ है, वो अब नया वजीर आला लाने चाह रही है। तो ऐसे मौके पे ये तमाम जो रकीक किस्म के हमले जो सियासतदानों पे किए जा रहे हैं, सियासी जमात पे किए जा रहे हैं और नए नामजद वजीर आला पे किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एक अजीब ही सूरत हाल पैदा हो जाएगी और ये मामलात पर संभलेंगे नहीं, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये पंजाब नहीं है कि वहाँ पे आप जो भी कर लें तो कुछ भी नहीं होता। बहरहाल इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम देख रहे हैं कि कल तक जो बयान हम सुनते थे, हुकूमत की जानिब से एक दावा किया जाता था कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सह पारी ना हो गए। आज ऐसा लग रहा है बिलखसूस गुज़िश्ता रोज़ की उस डेवलपमेंट के बाद से कि एक मरतबा फिर हमें एक जानिब इस्टेब्लिशमेंट दिखती है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखती है। हुकूमत, हुकूमती इत्तेहादी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इस पूरी इक्वेशन में कहीं हमें मिस नज़र नहीं आते। हालांकि इक़्तिदार में वो हैं, हुकूमत में वो हैं, मगर उनकी रेलेवेंस आपको नहीं लगता वो जो ख़त्म करने चले थे PTI की, उनकी अपनी कम हो गई है पब्लिक की हद तक अगर हम बात करें तो? बिल्कुल, आप देखें ना कि यही जो सुहेल आफरीदी का जो मामला है, सुहेल आफरीदी PTI से MPA बने 2024 में, 8 फरवरी 2024 को, और अब तक वो तकारीर भी कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। बड़ा अग्रेसिव उनका रवैया भी है, अग्रेसिव टोन है उनकी, अल्फाज क्या रहता है बाद में ये भी देखने वाली, ये नहीं डेफिनेटली वो देखने वाली बात है। लेकिन सारा कुछ था, सारा कुछ हमारे सामने था, लेकिन हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अता तारड़ साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो है वो तो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं और वो तो दहशतगर्दों को पनाह देने वाले हैं, और बड़ी सख्त गुफ्तगू की है। और उन्होंने कहा है हम किसी सूरत इनको नहीं आने देंगे। और जो वफाकी हुकूमत है वो अली अमीन गंडापुर के हक में और उनकी फेवर में मैदान में आ गई है और सुहेल अफरीदी के खिलाफ मैदान में आ गई है। उन्होंने कहा क्योंकि अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दों का सहूलतकार बनने से उसने इनकार किया या नहीं बना, तो उसको हटा दिया गया। और ये जो है वो दहशतगर्दों का सहूलतकार जो है वो है, तो इसलिए इसको लाया गया है। और ये मुराद सईद और इसका जो है वो साथी भी है, और हम किसी सूरत नहीं आने देंगे। ये आप ज़हन में रखें कि वफाकी हुकूमत ने, इसका मतलब है कि जो है वो अलाल ऐलान ये कह दिया है कि अब जो भी है हम करेंगे। और जो ग्राउंड की हकीकत है वो आपके सामने हम रखते हैं नाजरीन। मेरे ख्याल में, अब मुझे याद नहीं है, 8, 10 या 12 MPs थे टोटल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन के, या 13 थे, मतलब 15 से कम ही तकरीबन थे। वो खैर से जो है वो मालिक गनीमत
के तौर पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी अदालतों ने माले गनीमत के तौर पर उनको बांटा और उन 13 को पता नहीं 53-52 तक पहुंचा दिया। और अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई के 94 बनते हैं वहां पे एमपीएस, मतलब ग्राउंड पे क्लीन स्वीप पूरे खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम थी उसने एक पार्टी को वोट दिया। और अब जाकर वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि हम किसी सूरत नहीं आने देंगे। भाई वो अवामी नुमाइंदा है ना, अवाम ने उसको वोट दिया है, एमपीए बनाया है, उसके बाद उसकी पार्टी ने उसको नामजद कर दिया है वज़ीर आला के तौर पर। आपको उसका मुंह मथा पसंद हो या ना हो, और आपका एक्ट ये है कि आपने उसके हवाले से एक वो आज से 6-8 महीने पहले का एक एनसीसीआई का जो नोटिस फिर रहा है, तो नोटिस तो आप उनके बहुत सारे लोगों को नोटिस गए हुए हैं। उस नोटिस का मतलब ये तो नहीं कि वो जनाब दहशतगर्दों का सवरतकार था और फलां उसने ये कर दिया और वो कर दिया। मेरा ख्याल में जो वफाकी हुकूमत है वो एक तो इररेलेवेंट तो है ही है। अब कल तक इनको कोई पता नहीं था और आज इनको अचानक पता चल गया जी वो ये है। तो वफाकी हुकूमत पैनिक है। वफाकी हुकूमत एक बड़ा ही बुरा किस्म का मेरा ख्याल में, और उसको हम सपोर्ट तो कोई भी नहीं करेगा जो डेमोक्रेट्स हैं कि आप जो है वो वहाँ के मुंतखब जो लोग हैं उनको रोक रहे हैं कि वो जो है वो नहीं आए। मेरा ख्याल ये है कि एक तो फैसल करीम कुंडली साहब तो हैं ही हैं, लेकिन हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है अब इसमें उनसे पता चल गया वो कहीं ना कहीं हर्डल्स बनाएंगे। अब उनके 52 हैं या 52 हैं उनके। अब उसमें से कोई जनाब जिस तरह हमने 26वीं आईनी तरमीम होते हुए देखी, जिस तरह बाकी मामलात होते हुए देखे, हो सकता है इस तरह जो है वो मार दराड़ से नंबर पूरे करने की कोशिश की जाए। लेकिन रुकावट तो पैदा करने की कोशिश की जाएगी। इवेंचुअली फिर मामला आता है सर अदलिया के ऊपर। अब जो बेस बताई जाती है इस पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो मौजूदा हालात हैं, जो डिलेमा है इस वक्त पाकिस्तान का, वो 26वीं आईनी तरमीम के गिर्द ही रोटेट करता है। जो 26वीं आईनी तरमीम है उसने एक बेस प्रोवाइड की है जो कुछ भी गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर हुआ है उस सब को। अब वो मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। बदकिस्मती हमारी ये है कि आज बजाय इसके कि हमारी आला अदलिया इस इंतहाई अहम मुकदमे को, जिसे मखदूम अली खान साहब सदी का सबसे बड़ा मुकदमा कहते हैं, इसे डिसाइड करे, अभी तक हमारी अदलिया यही नहीं तय कर पाई कि आया हम इस पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देंगे या नहीं देंगे। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वकला तो दलाइल दे रहे हैं फुल कोर्ट बनाने के हक में, जजेस साहिबान भी काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं फुल कोर्ट ना बनाने के लिए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। और आज भी जो आर्ग्यूमेंट्स तो चलें ठीक है, वकला साहिबान मुनीर मलिक साहब ने बड़े उम्दा दिए हैं। जो जजेस साहिबान की जानिब से आज ऑब्जर्वेशन आई हैं, बिलखसूस जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, वो ऐसा लग रहा है कि परेशान भी हैं। अब तो एक तो उनकी रिटायरमेंट भी करीब है, लेकिन जो उनके ऊपर तनकीद हुई है उससे तो वो परेशान है ही हैं। लेकिन साथ साथ आज उन्होंने ओपन कोर्ट में ये कहा है कि हमें तो गालियां भी खाना पड़ रही हैं। तो आपको क्या लगता है वो जो आज शिकवे कर रहे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, किस बुनियाद के ऊपर वो ये बातें कर रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि उनकी जानिब से इस तरह की ऑब्जर्वेशन देना आज मुनासिब था कमरा अदालत में? देखिए दिल, पहली बात तो यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ये जुमला नहीं बोलना चाहिए था। वो एक आइनी बेंच के सरबराह हैं। वो अगर अपने जुमले की तशरीह और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझते तो वो आइन की क्या तशरीह करेंगे। अब उन्होंने तो ये बड़ी आसानी से कह दिया कि हमें गालियाँ पड़ रही हैं। अब उससे तासर ये मिला कि इस आइनी बेंच में उन्होंने कह दिया ये इररेलेवेंट है। हाँ, ये इररेलेवेंट है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो मगर इसका मतलब तो ये है कि 8 जो जजेस मौजूद बैठे हुए हैं उन सबको गालियाँ पड़ रही हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को गालियाँ पड़ रही हैं तो जस्टिस आयशा को भी पड़ रही होंगी, या जस्टिस मसरत अल आली को भी इतनी तो नहीं पड़ रही होंगी जितनी जस्टिस अमीनुद्दीन खान कह रहे हैं। मतलब अब इतना ज़्यादा वो सारों को ही उन्होंने लपेट दिया ना कि हमें गालियाँ पड़ रही हैं। और मुझे तो ये लगता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान शायद सोशल मीडिया पोस्ट को बहुत फॉलो करते हैं और उनमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो जजों के नाम लिए बगैर की जाती हैं। अगर वो वाली बातें भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान समझ रहे हैं कि उनके मतलब थी या उनको किसी ने गाली दी है, तो इसमें अब पोस्ट करने वाले का तो कसूर नहीं है ना। अब अगर कोई पोस्ट वाला ये कहता है कि अदलिया जो है ये इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करती है, और ये लोग जो हैं जो अपनी तनख्वाहें इनकी बढ़ाई गई हैं वो बतौर रिश्वत इनको जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, तो इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान क्यों इतना फील कर रहे हैं? और भी तो जजेस हैं ना, उनको क्यों इन चीज़ों के ऊपर मैं नहीं समझता कि जजों को रिएक्ट करना चाहिए। सर तनकीद के ऊपर तो नहीं था ना, वो तो कह रहे हैं गालियां दी जाती हैं। बहरहाल पहले तो शक था लोगों को कि इनको गालियां पड़ती हैं। आज तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तस्दीक कर दी है कि जी ये बात दुरुस्त है
और ये इसमें इतना भी कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हमें इस बात पे भी गौर करना चाहिए और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कि गालियां क्यों पड़ रही हैं, ठीक है ना, वो गालियां पड़ने की वजह क्या है, तो उस पर भी ज़रूर थोड़ा बहुत गौर करना चाहिए। गो के गालियों के दबाव में आके सुप्रीम कोर्ट को फैसले नहीं करने चाहिए, मगर इसके बावजूद गालियां ये भी देखिए ना, गालियां देने वाले जो हैं वो कोई पाकिस्तान में बैठ के ज्यादातर तो नहीं देते ना, ऐसा तो कोई हरकत नहीं करता कि इधर बैठ के जजों को गालियां निकाल रहा हो। लेकिन ये नौबत आई क्यों है, आप इससे आप देखें ना कि ये नौबत आई क्यों है। जब अदलिया का वकार और इज्जत लोगों की नज़रों में कम होती है, एतमाद कम होता है, तो जो लोग अदलिया के पढ़े लिखे लोग, इंटेलिजेंशिया जो अदलिया के आम सूरत हाल में दिफा पे आती है, वो भी खामोश हो जाती है। और जब वो खामोश होती है तो फिर इसका मतलब है कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे शहर में रास्ते बना लिए, मेरे सहन में रास्ते बना लिए। तो फिर तो ये होगा जब आप अपनी दीवार खुद गिरवाएंगे 26वीं आईनी तरमीम से, सियासतदानों को जुडिशल कमीशन में बिठा के अपने बेंच बनवाएंगे, अपने मुकदमात के हवाले से उनसे पूछेंगे कि भाई ये मुकदमा कौन से बेंच के सामने लगना चाहिए, तो फिर लोग तो आपके सहन में रास्ते तो बनाएंगे। तो फिर ये सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, तो गाली जिस जज को भी पड़े इसका ये मतलब नहीं है कि वो जज जो है फिर अपने फैसलों में उन गालियों का जवाब दे। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको नहीं लगता, क्योंकि एक बात तो हो रही है, इवन जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं, जो बड़े संजीदा किस्म के वकला साहिबान हैं, वो भी अब ये लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भाई ये मौका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 8 जजेस साहिबान के पास कि वो जो गलती गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर हुई है उसको दुरुस्त कर लें। अगर आज भी ना किया तो फिर वक्त निकल जाएगा और फिर अदलिया के साथ जो कुछ अब हुआ है ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, बहुत कुछ आगे हो सकता है। तो आपको नहीं लगता कि मौजूदा बेंच के अंदर बैठे कुछ जजेस साहिबान को इस बात की रियलाइजेशन है अभी से कि शायद ये मौका है कि हम इसको कुछ बेहतर करें, कम से कम ऑन द फेस ऑफ इट कुछ करें तो सही? आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, तमाम जजेस को इसका इतराक तो यकीनी तौर पर होना ही चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को ज़्यादा होना चाहिए। उसकी एक वजह है उनके जो रिटायरमेंट में 1 माह और तकरीबन 22 दिन रह गए हैं, 21 या 22 दिन। तो आपने पूरी क्या एक पता उन्होंने भी कारी साहब की तरह कैलेंडर नहीं, रखा हो। कैलेंडर तो रखा होगा, लेकिन मसला ये है कि आपने एक पूरी जुडिशल सर्विस आपने गुजारी, आप हाई कोर्ट के जज रहे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आए, आपको सुप्रीम कोर्ट ने फिर इतनी इज्जत दी कि आपको आईनी बेंच का सरबराह बना दिया, फिर आप जो मर्जी करते रहे, मर्जी मतलब मैं इसलिए कहूँगा कि हुकूमत की मर्जी से। और उसके बाद अब जो है वो मरला आन पहुंचा है कि जो कुछ हुआ उसको ठीक करने के लिए बैठे हुए हैं। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को जाते हुए कम से कम अपने जाने से पहले कुछ ऐसा जरूर कर देना चाहिए कि लोग चलें 10 चीज़ें उनकी वो याद रखेंगे कि उन्होंने हुकूमत के साथ बैठे हुए आईनी बेंच की तश्कील जो है वो या सुप्रीम कोर्ट में हो या सिंध हाई कोर्ट में हो, या जो है वो आईनी बेंच की जो उसको तोसी देने का मामला हो, या जस्टिस डोगर जो है उनको चीफ जस्टिस बनाने का मामला हो, या पूरी सुप्रीम कोर्ट को, जब जस्टिस मान खल मंदोखेल ने यह बात की थी कि पूरी सुप्रीम कोर्ट को बना दिया जाए, आईनी बेंच डिक्लेयर कर दिया जाए, तो 6 वोट दूसरी तरफ थे, 6 हुकूमत की तरफ थे, 7वें जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे। अगर ये इस बात का जिक्र आज जिक्र भी किया उन्होंने अगरचे उन्होंने बताया नहीं कि मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हुए जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वो थे जिन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया, और उन्होंने कहा नहीं यही 14 या 15 जज होंगे। और जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो दी थी, तजवीज़ दी थी, वो क्योंकि पब्लिक में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा था कि पूरी आपने 26वीं आईनी तरमीम को सुनना है तो फिर पूरी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर करें, और इसी वजह से उन्होंने फिर ये प्रपोज किया और उसमें 6 वोट भी पड़ गए और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने उसके खिलाफ वोट दिया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने हर बार हुकूमत के हक में वोट दिया और जुडिशरी के खिलाफ वोट दिया, ये चीज़ें याद रखी जाएंगी। लेकिन आप जाते जाते अगर इस किस्म के कोई ऐसा फैसला देंगे जो कुछ जुडिशरी का साथ हुआ है और अभी मजीद होना है, अगर वो ना रुका तो आपको भी तारीख जो है वो कभी माफ नहीं करेगी। तो इसलिए उनको ज़हन में होना चाहिए कि आखिरी 1.5 माह है, कुछ ना कुछ कर जाए, ताकि कोई एक बात तो हम करने वाले हों कि नहीं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने ये काम किया था। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, अगर ये इस बात पे आ गए कि हमने जो है वो रेफर करना है मामला, फर्ज करें डायरेक्शन नहीं देते, रेफर करना है जुडिशल कमीशन को, हमने एक जुडिशल ऑर्डर के जरिए ये मामला, और वहां पे चला गया और वहां पे 6 वोट हुकूमत के वो इसके खिलाफ खड़े हो गए,
याया अफरीदी साहब, मुनीब साहब और मंदोखेल साहब और मंसूर अली शाह साहब, 4 वोट वो और 2 पीटीआई के, 6 वोट जो है वो इस जजमेंट के साथ खड़े हो गए। तो 7वें वो हो गए जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिनका वोट हतमी होगा। तो इसलिए तो वोट इस वजह से पहले से ही उस हक में होगा ना, क्योंकि उन्होंने तो रिकमेंड किया होगा जुडिशियल। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई मतलब अब हमें पता तो नहीं ना, क्लोज डोर में वो करते हैं, पता नहीं कैसे वोटिंग होती है, वो वोटिंग हो जाती है, पता चलता है जी फलां खुफिया वोटिंग होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अगर वो ओपन कोर्ट में जुडिशियल ऑर्डर पास करें कि हम ये रेफर कर रहे हैं मामला, वहां फिर वोट उसके हक में दें कि जनाब बनाएं आप जो है वो, अगर 26वीं आनी तरमीम से पहले की फुल कोर्ट वो बननी है, फुल कोर्ट उन जजेस की वो बनाएं जो 14 या 16 जजेस बनते हैं, या बाद वाला मामला जो भी फैसला हो तो उस फैसले के साथ फिर खड़े हों, ताकि उनको थोड़ा सा तो याद रखें हम। लेकिन अदील इसमें एक बात समझने की है। पहली बात तो यह है कि एडवोकेट मुनीर मलिक जो हैं, राजस्थान हाईकोर्ट बार के जो वकील हैं, उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अदालती हुक्म के जरिए फुल कोर्ट को तश्कील दे, पहली बात। और ये जुडिशल कमीशन को भेजना उधर वोटिंग मुझे नहीं लगता। और जैसे आयशा मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, देखे ना एडवोकेट मुनीर मलिक कह ही ये रहे हैं कि बेशक आईनी बेंच बन गया, सुप्रीम कोर्ट तो मौजूद है ना। सुप्रीम कोर्ट से मुराद तमाम जजेस हैं, और जो आइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात हैं उसमें भी तरमीम नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। आइनी बेंच तो सिर्फ एक बेंच है, मगर आइनी बेंच के पास भी ये अख्तियार है कि वो ये फैसला सुनाए कि ये केस पूरी सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। क्यों? इसलिए कि अगर ये आइनी तरमीम पूरी पार्लियामेंट ने पास की है तो पार्लियामेंट को इतनी इज्जत तो दे दें कि पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ के इसका तिया पांचा करे, इसका पोस्टमार्टम करे। यहाँ पे चंद जजेस बैठ के, 6, 7, 8 जजेस बैठ के पूरी पार्लियामेंट की मंजूर शुदा एक 2/3 अक्सरियत की तरमीम को अगर वो अब होल्ड भी करते हैं तो मैं समझता हूँ ये पार्लियामेंट की तौहीन है कि इनको पूरी कोर्ट को बैठना चाहिए। अपने मुराद और अल्ल तल्लों के लिए तो फुल कोर्ट बैठ जाती है, अपने रूल्स के चेंज करने के लिए, अपने कवायद की तब्दीली के लिए फुल कोर्ट बैठती है, उसके बगैर ये कवायद तब्दीली नहीं कर सकते। और इस मुल्क की मुंतखब पार्लियामेंट का जो आइन है, अगर उसमें कोई चीज आ रही है तो ये 8 जजेस बैठ के फैसला करेंगे। आपके कवायद जो हैं पाकिस्तान के आइन से ज्यादा बड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जरूरी है। और आखिर में ये जो साकिब बशीर साहब कह रहे हैं कि जनाब ये लेगेसी होगी और ये अमीनुद्दीन साहब रिटायर होने वाले हैं, तो मुझे तो मुहावरा याद आ गया, 900 चूहे खा के बिल्ली आज को चली। यानी अब ये आखिरी फैसले से लेगेसी तय होगी। जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने नुकसान पहुंचा दिया है, चाहे जुडिशल कमीशन के अंदर अपने वोट के जरिए, अपनी वोट मेरी जेब में, अपने आप को ही देके मेरी वोट मेरी मर्जी करके, तो उसका तलाफी जो है वो आखिरी फैसले से, अगर ये मैं कहता हूँ 26वीं आनी तरमीम को उड़ा भी देंगे तो जो नुकसान इन जजों ने ऑलरेडी पहुंचा दिया है इसी 26वीं आनी तरमीम के तहत, उसकी कोई तलाफी नहीं है। बहरहाल देखते हैं, सिचुएशन तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बेंच की तश्कील इस वक्त एक मुअम्मा बनी हुई है। 16 जजेस पर मुश्तमिल वो फुल कोर्ट बनती है जो 26वीं आनी तरमीम से पहले मौजूद थी, या नए जजेस साहिबान को मिलाकर 24 जजेस साहिबान पर मुश्तमिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा और फिर वो समाअत करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मुनीर मलिक साहब ने बहरहाल आज जजेस साहिबान के सामने बड़े कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं और उन्होंने जजेस साहिबान को अदालती नज़ायर से यह साबित किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले भी अपने अदालती फैसलों के जरिए ये कह चुकी है कि फलां मुकदमे के अंदर फुल कोर्ट बैठे। उन्होंने ना चीफ जस्टिस को रिकमेंड किया, ना किसी कमेटी को रिकमेंड किया, ना जुडिशल कमीशन को रिकमेंड किया। उन्होंने एक ऑर्डर के जरिए फुल कोर्ट तश्कील दिया और फिर यह भी तय किया कि जल्द अज जल्द वो फुल कोर्ट इस मुकदमे पर समाअत करे। तो ये अदालती नज़ायर की मौजूदगी में मैं नहीं समझता कि इस बेंच के पास अब ज्यादा गुंजाइश है कि ये अब फुल कोर्ट की जानिब ना बढ़े। देखते हैं फुल कोर्ट होगी कौन सी। और अगर फुल कोर्ट भी ना बनी और फिर जो ये फैसला देंगे 26वीं यानी तरमीम का, तो वो तो पहले ही मुतनाज़ा हो जाएगा, क्योंकि फुल कोर्ट ना बनाने का फैसला भी जो है वो 26वीं यानी तरमीम को जो है वैलिडेट करने के मुतरादिफ होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली राइटली पुट। आज के इस व्लॉग से नाज़रीन इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।